हेलो व्यूअर्स। आज की कहानी वाकई में एक अनोखी कहानी होने वाली है। ये कहानी इतनी अनोखी और इतनी अजीब है कि शायद ही इससे मिलती जुलती कोई कहानी आपने पहले सुनी हो। ये कहानी है साउथ कोरिया देश की। ये दिन था 14 दिसंबर 1982 का। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि साउथ कोरिया में हमारे भारत के मुकाबले बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ये बात आपको कहानी में आगे समझ में आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये दिन था 14 दिसंबर 1982 का। साउथ कोरिया की राजधानी सोल के पास एक माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है होम माउंटेन। कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उन बच्चों की नज़र अचानक झाड़ियों में पड़ती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई बड़ी सी डॉल पड़ी है। जैसे ही वो उत्सुकता से उस डॉल के पास जाते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई डॉल नहीं थी बल्कि ये किसी इंसान का शरीर था। वो लोग भागते हुए अपने घर जाते हैं और अपने माँ बाप को ये सब बताते हैं। इस बात की सूचना जल्द ही पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँचती है। जब वो लोग उस बॉडी से पत्ते हटाते हैं तो वो देखते हैं कि ये लाश किसी लड़की की थी। देखने से ही पता चल रहा था कि उस लड़की की मौत हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है। पुलिस को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उन्हें जल्द ही उस लड़की की आइडेंटिटी पता चल जाती है। इस लड़की का नाम किम क्योंग ही था और इसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। और छानबीन करने के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि सोल में ही एक बार्बर शॉप में काम करती थी, मतलब कि एक नाई की दुकान में काम करती थी। लेकिन ये दुकान एक नाई की दुकान कम और एक प्रोस्टिट्यूशन का धंधा ज़्यादा थी। इसको पूछताछ करने पे पता चलता है कि ये लड़की किम स्योंगनाम सिटी की रहने वाली थी। इसकी शादी हो चुकी थी और इसके 2 बच्चे थे। लेकिन इसका पति शराब पीकर हर रोज़ इसे मारता था। वो खुद कोई काम नहीं करता था, इससे पैसे मांगता था। और इस बात के बारे में और उसके पति की हरकतों के बारे में उसका पूरा मोहल्ला जानता था। लेकिन वो अब तंग आ चुकी थी इन सब से, इसीलिए वो एक दिन अपने पति के घर से भाग जाती है और सोल आ जाती है। और यहाँ पे वो किसी काम की तलाश करने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो थोड़े पैसे कमा ले। इसके बाद वो अपने बच्चों को भी उस नर्क से निकाल लेगी क्योंकि वह जानती थी कि उसका शराबी पति उसके बच्चों के साथ कुछ भी कर सकता था। खैर, सोल आने के बाद उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे इस बार्बर शॉप में काम मिल गया था। अब क्योंकि पुलिस को उसके पति के बारे में ये जानकारी मिली थी तो उन्हें लगा कि शायद इन सब के पीछे उसके पति का ही हाथ होगा। शायद वो जलता होगा इस बात से कि उसकी पत्नी पैसे कमाने लगी है। उसे गुस्सा था इस बात का कि उसकी पत्नी उसके घर से भाग गई और उसकी बदनामी हो गई। तो पुलिस उसके पति को उठा लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि उस वक्त उसका पति सोल में था ही नहीं। और उसका पति एक अपने साथी को भी पेश करता है जो कहता है कि उस वक्त किम का पति उसके साथ ही था। तो खैर, पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया है, लेकिन नहीं, उसके पति ने यह सब नहीं किया था। तो फिर आखिर ये सब किया किसने था? पुलिस दोबारा जाती है उस जगह जहाँ पर वो काम किया करती थी। उस बार्बर शॉप में जब वो किम के कलीग्स के साथ बात करती है तो उन्हें एक आदमी का नाम मिलता है। ये आदमी था 42 साल का डोंग शिक ली। कि पुलिस को पता चलता है कि ये जो ली था इसका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता था। इसके माँ बाप इसे अब्यूज़ किया करते थे, यहाँ तक कि ये चोरी के लिए जेल भी जा चुका था। और इस वक्त ये एक प्लम्बर का काम करता था और इसके साथ साथ ये एक फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ रखता था। और इसके खींचे हुए फ़ोटोज़ लोगों को काफ़ी पसंद आते थे, जिस वजह से ये काफ़ी इनाम भी जीत चुका था। पुलिस को पता चलता है कि पिछले कुछ समय से किम इस ली के साथ काफ़ी करीब थी और इन दोनों को अक्सर साथ ही देखा गया था। तो पुलिस अब इस बारे में ली से जानकारी लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं। लेकिन ली उनके साथ कुछ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करता। वो कहता है कि हाँ, वो मिलते थे, हाँ वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उसने किम को अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाने का और एक मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का सुझाव भी दिया था और इस सिलसिले में उसने किम की फ़ोटोज़ भी ली थी। लेकिन उस दिन 14 दिसंबर को फ़ोटोशूट कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय किया और ली वहाँ से चला गया और इसके बाद शायद किम भी अपने घर को निकल चुकी होगी। लेकिन पुलिस इस बात से सेटिस्फाई नहीं थी, वो और जानकारी चाहते थे। लेकिन ली उन्हें इससे ज़्यादा और कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो अपना काम करके उस दिन वहाँ से निकल गया था। इसके बाद पुलिस वाले
उससे उसकी फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में पूछते हैं। अब जैसे ही वो उसकी फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में पूछते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक थी। वो तुरंत उन्हें अपनी फ़ोटोज़ दिखाने के लिए घर के अंदर ले लेता है, जैसे कि मानो उसे बहुत खुशी हो कि कोई उसकी कला को देखना चाहता है। जैसे ही पुलिस वाले उसकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि ये फ़ोटोज़ नॉर्मल नहीं थी, ये कुछ अलग थी। उस फ़ोटोज़ में काफ़ी सारी न्यूड फ़ोटोज़ भी थी, लेकिन उससे उन्हें ज़्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि उस ज़माने में भी शायद इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी चलती थी। लेकिन उनमें कुछ फ़ोटोज़ ऐसी थी जो शायद बयां नहीं की जा सकती, जैसे कि कोई इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन पुलिस को ये लगता है कि शायद ये कोई सेटअप होगा और ये जो मॉडल है ये एक्टिंग कर रहे होंगे। लेकिन पुलिस को उस पर शक तब हुआ जब उसने उन्हें सारी फ़ोटोज़ दी, लेकिन उनमें से एक भी फ़ोटो किम की नहीं थी, जबकि उसका ये कहना था कि उस दिन उसने किम की फ़ोटोज़ ली थी। तो फिर आखिर उसने किम की फ़ोटोज़ दिखाई क्यों नहीं? और इसी शक के आधार पर पुलिस एक सर्च वारंट हासिल करती है और ली के घर की तलाशी लेना शुरू करती है। उसकी वर्कशॉप में ही एक बेसमेंट थी। जब पुलिस उस बेसमेंट में पहुंचती है तो वो देखते हैं कि उस बेसमेंट की दीवारों पर ताज़ा नए वॉलपेपर लगाए गए हैं। जैसे ही पुलिस उन वॉलपेपर्स को उखाड़ती है तो एक वॉलपेपर के पीछे उन्हें एक फ़िल्म की रील मिलती है। तो वो सोचते हैं कि अगर ये रील बेकार होती तो वो उसे फेंक देता, लेकिन इसने इसे इतना छुपा कर क्यों रखा है? अब तक वो लड़की जिसकी लाश मिली थी उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती और ये पता चलता है कि उसकी मौत साइनाइड निगलने से हुई है। खैर, पुलिस जल्द ही उस रील में से फ़ोटोज़ बरामद करती है। इस रील में कुल 21 फ़ोटोज़ थी और ये सारी की सारी किम क्योंग ही यानी कि उस लड़की की थी जिसका कत्ल हुआ था। जैसे ही पुलिस वाले इन फ़ोटोज़ को देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कुछ अजीब ही फ़ोटोज़ थी, जैसे कि किम की जान जा रही हो, जैसे कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। तो पुलिस वाले ये कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि शायद जिस वक्त किम की जान जा रही थी ये फ़ोटो तब की ली गई हैं। उन्होंने इस बारे में ली से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन ली इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि ये सब एक सेटअप था और ये किम एक्टिंग कर रही थी। उन्हें फ़ोटोशूट ही ऐसा करना था कि जहाँ पे एक लड़की की जान जा रही हो, उसका आखिरी समय हो, तो वो कैसा बिहेव करेगी। लेकिन पुलिस वालों को उस पर शक था, लेकिन इससे ज़्यादा पुलिस वाले और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इसलिए पुलिस वाले किसी एक्सपर्ट से उन फ़ोटोज़ की जांच करवाने का फ़ैसला करते हैं, क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था कि वो लोग पता कर सकें कि आखिर इन फ़ोटोज़ की सच्चाई क्या है। खैर, वो एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं और यहीं से ली का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आता है। उस एक्सपर्ट ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि उसने उन फ़ोटोज़ को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जांचना शुरू किया और उसमें जो पता चला वो आपको भी हैरान कर देगा। अब यहाँ पे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ कि जब भी हम किसी ठंड वाली जगह पे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे गूसबम्प्स आ जाते हैं, मतलब कि जो हमारे हाथों पैरों पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं ये एकदम खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी नॉर्मल तापमान वाली जगह पे होते हैं तो ये छोटे छोटे बाल एकदम फ्लैट हो जाते हैं। और आपको पता होगा कि किम की हत्या भी सर्दियों के मौसम में दिसंबर के महीने में ही हुई थी। तो उस एक्सपोज को जांचने के बाद उस एक्सपर्ट ने ये पाया कि जो शुरुआत की फ़ोटोज़ हैं उनमें तो किम के हाथों के जो बाल हैं ये एकदम खड़े हुए हैं, जिन्हें कि हम गूसबम्प्स कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूसरी, तीसरी, चौथी आगे बढ़ते जाते हैं तो वो देखता है कि ली के हाथों के जो बाल थे ये एकदम फ्लैट हो चुके थे। इसका मतलब ये जो फ़ोटोज़ थी इनमें किम की मौत कैद थी। मतलब ये फ़ोटोज़ तब ली गई थी जब वो ज़िंदा थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। अब इसके बाद पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ली ही असली कातिल है। अब जैसे ही ये बात अखबार में छपी तो तहलका मच गया। पूरा देश गुस्से में था। नहीं, और सिर्फ साउथ कोरिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी जब इस न्यूज़ को कवर किया तो साउथ कोरिया की खूब बदनामी हुई, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा दरिंदा देखा गया था जो अपने विक्टिम्स की आखिरी सांसों में उनकी तस्वीरें खींचता था। पुलिस ने ली के घर से और भी फ़ोटोज़ बरामद की और उन्हें ऐसी ही और भी कई तरह की फ़ोटोज़ मिली। और इसके साथ उन्हें ये भी पता चला कि ये जो ली था ये पहले शादीशुदा था, लेकिन काफ़ी सालों से इसकी पत्नी लापता थी और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई। और उन्हें शक था कि शायद अपनी पत्नी को भी इसी ने मार डाला होगा। लेकिन क्योंकि अब इस खबर की वजह से साउथ कोरिया की बहुत बदनामी हो रही थी तो वहाँ की सरकार ने पुलिस को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया और ली को मौत के घाट उतारने का फ़ैसला दे दिया गया।
और आखिरकार 27 मई 1986 को ली को सोल की एक जेल में फांसी दे दी गई। इस घटना की अजीब बात ये थी कि ली को अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश था कि वो दुनिया को एक ऐसी कला दे पाया है जो शायद ना पहले किसी ने देखी और ना ही शायद कभी आगे कोई देख पाएगा। उसके लिए कत्ल एक कत्ल नहीं, बल्कि उसकी कला का एक नमूना था। अब क्योंकि ली को जल्दबाजी में फांसी दे दी गई थी, तो असल में ये कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उसने कितने लोगों का कत्ल किया था। लेकिन जैसे उसने किम क्योंग ही का कत्ल किया था, उसे देखकर ये तो नहीं लगता था कि उसका पहला कत्ल है। और कभी भी ली ने उस दिन के बारे में नहीं बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो पुलिस ने जो एक कहानी बनाई वो कुछ यूँ थी कि किम क्योंग ही, जिसे कि पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि एक बार्बर शॉप में काम करके अपना गुजारा चला रही थी, और उसी दौरान उसकी मुलाकात इस फ़ोटोग्राफ़र ली से हुई। ली ने उसे कहा कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। और उसे भी ये बात अच्छी लगी कि शायद वो 2 पैसे भी कमा पाएगी। धीरे धीरे ये लोग थोड़े करीब हो गए। ली ने उसके 2-4 नॉर्मल फ़ोटोशूट्स भी किए, और जैसे उसे लगा कि अब किम उस पर विश्वास करने लगी है, तो वो एक आउटडोर फ़ोटोशूट के लिए उसे अपने साथ होम माउंटेन ले गया। वहाँ पर उसने उसकी कुछ तस्वीरें ली, और इसके बाद उसने उसे साइनाइड ये बोलकर दे दिया कि ये सर्दी की टैबलेट है, अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। और किम ने भी बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शक किए वो मेडिसिन ले ली, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो उसकी इतनी केयर कर रहा है और उसकी इतनी हेल्प भी कर रहा है। खैर, वो मेडिसिन खाने के बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, और जैसे ही वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी और ज़मीन पर गिर गई, तो ली ने जल्दी से उसकी आखिरी वक्त की फ़ोटोज़ लेनी शुरू कर दी। तो ये थी कहानी ली डोंगशिक की, जिसने ना जाने कितने कत्ल किए होंगे, लेकिन किम क्योंग ही का कत्ल करने के बाद आखिरकार वो पकड़ा गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर मिलेंगे।